Welcome to the Voice of Women. Today we have with us Dr. Jyoti Anand, an expert gynecologist, to talk about two major health concerns, that's ovarian cancer and breast cancer. These cancers affect millions of women every day, but early detection can really make a difference. Dr. Anand will guide us through the risks, symptoms, and prevention strategies that every woman should know. So stay tuned for this crucial conversation. So ma'am, let's start with your introduction. Hi, I am Dr. Jyoti Anand. I did my MBBS from Punjab, followed by my post-graduation and super specialization in medical oncology from Delhi. So I am a senior consultant and unit head Department of Medical Oncology at Fortis Hospital, Noida, Sector 62. So ma'am, let's start with a basic topic, and that is ovarian cancer. So what are the early symptoms of ovarian cancer that women should watch out? See, ovarian cancer is quite common in females. Symptoms of ovarian cancer are often missed because they are kind of non-specific symptoms. Ovarian cancer के symptoms में जो early symptoms है उसमें आता है bloating, भूख कम लगना, पेट का फूलना, बार बार जाना या फिर बैकएक होना. तो ये सारे सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स है जो एज सच किसी ओवेरियन मेलिग्नेंसी की तरफ इशारा नहीं करते हैं, इसलिए ये कैंसर आमतौर पे कई बार लेट डायग्नोज होता है. ओके, सो हाउ इज ओवेरियन कैंसर डायग्नोज एंड इसके लिए हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं? ओवेरियन कैंसर इज डायग्नोज्ड लाइक अगर एक फीमेल है पेट फूलने की वजह से कई बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ब्लोटिंग की वजह से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो पेट पे हाथ लगाने से अगर उनको पानी महसूस होता है, कुछ गांठें महसूस होती हैं, तब वो आगे उसकी जांच करवाते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन. तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड इज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हम करवा सकते हैं. अल्ट्रासाउंड में हम देख सकते हैं कि ओवेरियन में यानी कि अंडेदानी में कुछ गांठें हैं, पेट की झिल्ली में गांठें हैं या फिर पानी बन गया है, विच कैन बी सिम्टम्स ऑफ और साइंस ऑफ ओवेरियन कैंसर. मैम, अब हमने ये तो समझ लिया कि सिम्टम्स क्या है और टेस्ट कौन सा करा सकते हैं, तो अब चलते हैं ट्रीटमेंट के साइड कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर द ओवेरियन कैंसर एंड हाउ इफेक्टिव एक्चुअली दे आर. ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है, बट हमेशा हर कैंसर का जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज में डायग्नोज हो रहा है. एज अर्ली यू डायग्नोज द कैंसर, द क्योर रेट्स इंक्रीजेस एंड डेफिनेटली द एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट इंक्रीजेस. ये देखा गया है कि अगर स्टेज 1 में ओवेरियन कैंसर डायग्नोज होते हैं तो जो क्योर रेट्स हैं वो 90% तक हैं. अगर स्टेज 2 में डायग्नोज होते हैं तो 70% तक हैं. बट ऐसे जैसे हम स्टेज 3 स्टेज 4 की तरफ जाते हैं तो हमारे जो क्योर रेट्स हैं, सर्वाइवल्स हैं, वो कम होते चले जाते हैं. देयर हैव बीन स्टडीज जहां पर ये देखा गया कि अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं बिकॉज विद द स्क्रीनिंग मेथड्स एंड ऑल ओवेरियन कैंसर को, तो 15 to 20% का उनमें सर्वाइवल रेट डिफरेंस पाया गया है. So ma'am, now moving to the next question. So what is the difference between ovarian cancer and other type of cancer that affect the reproductive system like uterine or cervical cancer? ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये तीनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बट तीनों के सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं. जैसे मैंने बोला कि ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स थोड़े से नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे एब्डोमिनल ब्लोटिंग या फिर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, तो लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं. पर अगर हम दूसरी तरफ देखें सर्वाइकल कैंसर या फिर यूटेराइन कैंसर का जो सिम्टम्स हैं वो बहुत इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर में भी और एंडोमेट्रियल और यूटेराइन कैंसर में भी ब्लीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है. ब्लीडिंग यानी कि जो आपकी मासिक जो महीना है वो आपको टाइम पे आ रहा है पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, महीने के बीच में आ रहा है, कभी भी हो जाता है या फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स कैंसर के हो सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओवेरियन कैंसर एंड यूट्राइन और सर्वाइकल कैंसर, एंड डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट ऑल्सो ऑफ ऑल दिस कैंसर. अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें, बहुत अर्ली स्टेज में सर्जरी और आफ्टर दैट कीमो एंड रेडिएशन उसका बेसिक ट्रीटमेंट रहता है. यूट्राइन कैंसर की बात करें, सर्जरी फॉलोड बाय कीमो एंड एट सम प्लेसेस थर्ड स्टेज में रेडिएशन की भी ज़रूरत हमें पड़ती है. जबकि ओवेरियन कैंसर जहाँ पर है वहाँ पर किसी रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कीमो फॉलोड बाय सर्जरी फॉलोड बाय कीमो और सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट. So ma'am, please make us understand that how is genetic mutation associated with ovarian cancer and how should women with a family history of cancer get genetic testing? Yes. फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी फैमिली में आपकी
मम्मी, दादी, नानी, मासी, बुआ या किसी को ओवेरियन या फिर ब्रेस्ट कैंसर है तो ये जेनेटिकली रिलेटेड हो सकता है। इसमें जो पेशेंट हैं उनमें उनके टिश्यू में हम कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं जिनको जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं। पहले हम BRCA ब्रेका टेस्ट करते थे, आजकल हम HRD टेस्टिंग करते हैं। उनमें अगर कुछ जीन्स आइडेंटिफाई होती हैं दे कैन गाइड अस कि यस दिस इज अ फैमिलियल कैंसर और जेनेटिकली ओरिएंटेड कैंसर। तो इन ओवेरियन कैंसर फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट येस, अगर आपकी दादी, नानी या किसी को भी कैंसर था ब्रेस्ट या फिर ओवेरियन, बट आप में अगर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है तो हम पहले प्रूव करेंगे कि ये जेनेटिक म्यूटेशंस पॉजिटिव हैं पेशेंट में, उसके बाद ही आपकी टेस्टिंग होती है या फिर आपको स्क्रीनिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है। स्ट्रेट अवे आपको जस्ट फॉर द फियर ऑफ कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, उसके लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करते हैं, उसके लिए नॉर्मल अल्ट्रासाउंड या फिर कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। सो मैम, एज वी ऑल नो कि हमारी बॉडी तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होती है कैंसर से, बट बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी। सो क्या इम्पैक्ट एक्चुअली पड़ता है और हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या है ना कि फैमिलीज भी बहुत बार सिर्फ ट्रीटमेंट करवाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि उसकी पेशेंट की मेंटल वेलबींग के बारे में हम सोचना छोड़ देते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्ट्रेस अगर फैमिली के लिए उतना पेशेंट के लिए भी है कि क्या ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा, ट्रीटमेंट के बाद मेरे क्या रिजल्ट रहेंगे, वेदर आई विल बी एबल टू लिव माई लाइफ नॉर्मली और नॉट। तो हमें पेशेंट को कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पेशेंट मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हैं, योगा का हेल्प ले सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से बात नहीं बनती है तो वी हैव साइकोलॉजिकल काउंसलर्स ऑल्सो अवेलेबल हु कैन हेल्प देम, and in extreme cases we can definitely take help of psychiatrists and with some medicines they can put the patient on rest for this anxiety part so that she can continue her treatment easily and then after she can cope up with the difficulties. मैम, एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है और सबके दिमाग में चलता है कि ओवेरियन कैंसर में सर्वाइवल रेट क्या होता है और एक्चुअली क्या जो पेशेंट्स होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं? इज इट लाइक कम्प्लीटली क्योरेबल? येस, ओवेरियन कैंसर इज क्यूरेबल, बट लाइक आई सेड किसी भी कैंसर में डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज पर डायग्नोज हो रहा है। अगर स्टेज 1 में डायग्नोज हो रहा है तो क्योर के चांसेस 90% तक हैं, स्टेज 2 में ये चांसेस 70% पे आ जाते हैं, पर अगर हम स्टेज 3 और स्टेज 4 पे जाएंगे तो ये चांसेस 50% से भी नीचे चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये क्योरेबल नहीं है। देर आर स्टिल 20-30% ऑफ चांसेस कि स्टेज 3 के पेशेंट या स्टेज 4 के पेशेंट भी क्योर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें उनको अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज करना है सो दैट हम उसको क्यूरेबल वाली स्टेज में पकड़ सकें। सो मैम, इज देयर एनी काइंड ऑफ डाइट या लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमारे कैंसर डेवलपमेंट को कम कर सकते हैं, या फिर इज देयर एनी वे या कोई ऐसा फूड जो हम अवॉइड करें तो हमें कैंसर होने के चांसेस कम हों? सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल सब लोग ये बातें ज़रूर कर रहे हैं कि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर क्यों बढ़ गया उसके ऊपर हम ध्यान कम देते हैं। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि यस, हमारे जो दिनचर्या में बहुत अंतर आया है। जो लोग हमारे दादा परदादा वो लोग अर्ली उठते थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उनके पास सिर्फ चलना हुआ करता था, तो वॉकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तब बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं हुआ करते थे, ताज़ा बनता था, ताज़ा खा लिया जाता था। तो दिस इज़ अ मेजर शिफ्ट विच हैज़ हैपन्ड इन आवर लाइफ्स। बट अभी हम अगर प्रिवेंटेबल फैक्टर्स की बात करें तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एक प्रिवेंटेबल थिंग है जो एज अ रिस्क फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर्स है। मैम, क्या ऐसा भी होता है कि अगर हमारी बॉडी के किसी एक पार्ट में कैंसर है तो वो फैलेगा और वो बाकी ऑर्गन्स में जाके उनमें भी कैंसर फैला सकता है? यस, अगर हम कैंसर का टाइम पे इलाज नहीं करते हैं, कैंसर को बुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी टेंडेंसी है एक जगह से उठ करके बड़े होते रहने की और दूसरी ऑर्गन्स में जाकर के फैलने की। तो हमारा जो पर्पस है, जो भी अवेयरनेस टॉक्स है, उनका सबसे बड़ा पर्पस ये है आपको ये बताना, आपको ये समझाना कि कैंसर को अर्ली स्टेज पे जब वो लिमिटेड है टू 1 ऑर्गन, डिटेक्ट करिए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए, गेट रिड ऑफ दैट कैंसर, ताकि वो दूसरे ऑर्गन्स में ना फैल जाए। राइट मैम। सो मैम, अब हमने प्रिवेंशन की, क्योर की, लाइफस्टाइल की बात कर ली, बट नाउ कम्स टू द ट्रीटमेंट। तो आपने बताया कि इसका ट्रीटमेंट सर्जरी है एंड कीमो है, बट आई वांट टू नो कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारी कीमोज के बाद, रेडियोज के बाद आते हैं, और हमने देखा है बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके, तो वो क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको कैसे डील कर सकते हैं?
देखो ओवेरियन कैंसर में कीमो एज वेल एज सर्जरी दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है। इट ओनली डिपेंड्स कि आपके स्टेज में आपका कैंसर डायग्नोज हुआ है, देन डॉक्टर विल टेल यू कि पहले कीमो लगेगी या फिर पहले सर्जरी होगी। हम सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस की बात तो मैं नहीं करूंगी बिकॉज आई एम नॉट अ सर्जन, बट यस कीमोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशन से लोग बहुत डरते हैं एंड आई थिंक अपना मन मेरे पास बना करके आते हैं कि डॉक्टर साहब कीमोथेरेपी तो नहीं लेनी है। सो कीमोथेरेपी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कैंसर सेल्स को किल करती है, तो नॉर्मल बॉडी के सेल्स को भी किल करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हेयर लॉस है, भूख कम लगना, उल्टी आना, ये सारी जो साइड इफेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं। पर ये साइड इफेक्ट्स टेम्परेरी हैं। जब आपकी कीमोथेरेपी कंप्लीट हो जाती है तब आपके बाल वापस आ जाते हैं, आपकी भूख वापस आ जाती है। यू कैन लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट एज अदर पर्सन्स डू। सो इन चीज़ों से डरना नहीं है, हमेशा हमें आगे का सोचना है। अब अगर आपका किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी तो एक ऐसा फेज आता है उसमें डॉक्टर जो भी बोलता है, ब्रेन की सर्जरी करनी है तो हाँ मैं तैयार हूँ, फ्रैक्चर हो गया है, रॉड डालनी है, ये डालना है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो ये जो कैंसर डायग्नोज हो गया है, इसका जो भी ट्रीटमेंट है, अगर आप अर्ली स्टेज में डायग्नोज करते हैं तो ये ट्रीटमेंट हमेशा टाइम फ्रेम लिमिटेड होता है, 4 months 6 months मे बी मैक्सिमम ऑफ ए ईयर। उसके बाद आप रिकवर करके अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अबव द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी। एवरीवन इज देयर टू हेल्प यू। आपकी अपनी फैमिली, हम लोग, हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे काउंसलर्स रहते हैं, आपको कोई भी साइड इफेक्ट आता है उसके लिए अच्छी जानकारी देते हैं। बट ये सोच करके कि साइड इफेक्ट आएंगे तो मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी या करवाऊंगा, ये गलत है। So ma'am, can ovarian cancer reoccur after treatment and what can be done to monitor for its reoccurrence? Yes, follow-up is very important. Yes, ovarian cancer can reoccur after complete treatment. ओवेरियन कैंसर का आपने ट्रीटमेंट खत्म किया तो वो कब वापस आएगा ये कोई नहीं बता सकता, पर वापस आ सकता है। कई लोगों को पहले 3 से 6 महीने में वापस आ जाता है और कई लोगों को सालों तक वापस नहीं आता। उसके लिए रेगुलर फॉलोअप्स होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर फॉलोअप्स में हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसको CA-125 बोलते हैं। 6 महीने पे अल्ट्रासाउंड या फिर CT स्कैन करवाते हैं। अगर इन चीज़ों से कुछ पता चलता है, रिकरेंस के चांसेस पता लगते हैं, तो हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो मैम, हमने देखा कि ओवेरियन कैंसर के लिए टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी बहुत यूज होती है। सो कैन यू प्लीज लेट अस नो अबाउट दैट एज वेल? टारगेटेड थेरेपी जैसे नाम बता रहा है कि टारगेट करती है कैंसर सेल्स को। सो वी हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द कैंसर सेल्स जिसके अगेंस्ट हमारे पास टारगेटेड दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जो कि इंजेक्टेबल्स भी होती हैं, कई बार ओरल भी होती हैं, जैसे ग्लूकोज की तरह लगती हैं इंजेक्टेबल दवाइयाँ जो रहती हैं। टारगेटेड थेरेपी यूज होती है ये स्टेज 3 ऑनवर्ड्स, जब पेशेंट के पेट में पानी हो जाता है तब हम टारगेटेड थेरेपीज को यूज करते हैं। इम्यूनोथेरेपी इन ओवेरियन कैंसर को हम स्टेज 4 या लास्ट स्टेज में यूज़ करते हैं। जब एक पेशेंट एक नॉर्मल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसका कैंसर बढ़ता जा रहा है, तब इम्यूनोथेरेपी का ओवेरियन कैंसर में रोल आता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में कि आज एक पेशेंट को स्टेज 1 कैंसर डायग्नोज हुआ है, उसमें इम्यूनोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। सो मैम, अब हमने ओवेरियन कैंसर की बात कर रही है, तो लेट्स मूव टू द ब्रेस्ट कैंसर। सो प्लीज लेट अस नो कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और क्या कोई सेल्फ एग्जामिनेशन है जिससे वुमेन्स घर पे रह के ही पता लगा सके अगर उनको कोई सिम्टम्स हैं तो? ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर। इसकी बहुत कॉमन है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसको अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर सकते हैं क्योंकि किसी बॉडी पार्ट के अंदर नहीं है। ब्रेस्ट में कोई लंप है तो आपको इजीली पता चल सकता है विद अ वेरी सिंपल रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो आप खुद कर सकते हैं घर पर बैठ के एवरी मंथ। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप करते हैं, अगर आपको कोई ब्रेस्ट लम्प डायग्नोज होता है, अगर आपको कोई एक्जिला में यानी कि बगल में कोई गांठ महसूस होती है, आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट की शेप में कोई न्यू चेंज आया है, साइज में कोई नया चेंज आया है, निप्पल इन्वर्जन हो गया है यानी कि निप्पल अंदर की तरफ चला गया है, निप्पल से जो डिस्चार्ज हो रहा है, स्पेशली अगर वो ब्लडी डिस्चार्ज है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये रेड फ्लैग साइंस हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। आपको इनमें से कुछ भी महसूस होता है तो आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना है एंड देन वो आपकी जांच करवाएंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या फिर मेमोग्राफी अकॉर्डिंग टू योर एज,
टू सी कि क्या ये जो आपको लंप महसूस हो रहा है ये कैंसरस है या फिर नहीं है। तो अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवल की बात करूं तो हम ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवल रेट्स बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट स्टेज में अप टू 90%, सेकेंड स्टेज में अप टू 70 to 80%। तो अर्ली द डायग्नोसिस इज हायर द चांसेस ऑफ क्योर। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट में लंप होना, बगल में गांठ होना, निपल इन्वर्जन, ये सारे सिम्टम्स अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं। So ma'am, now moving to the end of the video, and in the end I would just like to know कि is there any screening part for both the cancers? ब्रेस्ट कैंसर में स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला कि मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट हर फीमेल को जो 25 ईयर्स से ऊपर है खुद करना चाहिए। अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स फीमेल्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं मैमोग्राफी। मैमोग्राफी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है तो हर साल करनी है, और अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो साल में दो साल में एक बार मैमोग्राफी रिकमेंडेड है फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। Coming to ovarian cancer, we recommend CA-125 as well as transvaginal sonography. बट ये हम रेगुलरली नहीं करते हैं। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर की, तब उन महिलाओं को एडवाइस किया जाता है। इसके साथ साथ सेकेंड मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर दैट इज सर्वाइकल कैंसर, उसकी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज विद अ वेरी सिंपल टेस्ट दैट इज पैप टेस्ट और HPV टेस्ट। Okay, so this brings us to the end of the conversation with Dr. Jyoti Anand on cancer awareness and treatment. So thank you so much, Dr. Anand, for your valuable insights, and she is a superb doctor. So my dear audience, you can visit her at Fortis Hospital, Noida Sector 62. And if you found this video helpful, then please like our video and don't forget to subscribe our channel, The Voice of Women. And thank you so much, ma'am. Thank you so much, audience. Stay healthy and stay informed.